तो भाई लेकर आ चुका हूँ एक काफी धमाकेदार सी कहानी जहाँ पर हमारा एमसी क्रिएट कर सकता है अपने काफी सारे क्लोन और हर एक क्लोन अपने तरीके से अपग्रेड हो सकता है। कोई बन सकता है डेमिलेज तो कोई बन सकता है काफी खतरनाक सा नाइट। हाँ तो भाई कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और कोई कहता है नाइट ऑफ लाइट, तुम सच में एक वर्दी अपोनेंट हो। और ये होता है सबसे खतरनाक अनडेड किंग, जहाँ पर सामने उसके होता है नाइट ऑफ लाइट जो कि कहता है तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट के एक नाइटमेयर की तरह हो अनडेड किंग, लेकिन जब तक हमारे पास इस लाइट की पावर है तुम हमसे कभी भी नहीं जीत सकते। और ऐसा कहते के साथ वह नाइट अपनी लाइट की पावर्स के साथ उस अनडेड किंग के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि इस नाटक को एक टीवी के ऊपर देख रहा होता है और अब आराम से एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता है। वह कहता है सच में कितने बेकार के तरीके से ये फाइट लड़ते हैं, आखिरकार ये मामूली सा नाटक ही तो है, तो इसमें तो ऐसा ही होने वाला है। हाँ भाई यही आलसियों की तरह कोने में पड़ा हुआ हमारा एमसी है। अगले ही पल हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हमारे एमसी का अपार्टमेंट पर आया होता है और कहता है तो सर मैं सुपर पावर कंट्रोल ब्यूरो की ट्रांसमिशन इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से हूँ, क्या आप मिस्टर हान सुंग मी होन हैं? जिस बात को सुनकर एमसी भी कहता है वेल जैसा कि तुम देख ही सकते हो, लेकिन उसकी ऐसी हालत को देखकर वह बंदा भी कहता है वेल वेल रुको रुको, हाँ मैंने कंफर्म कर लिया है, अगर आप फ्यूचर में चलकर कभी भी अवेक हो तो सुपर पावर कंट्रोल ब्यूरो में जाकर जरूर से रिपोर्ट कर देना, आपका दिन शुभ रहे। और ऐसा कहकर वह वहां से निकल जाता है। हमारा एमसी भी शांति से उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। एमसी भी कहता है हाँ। आधे साल बाद फिर से एक और बंदे से मुलाकात हुई, इसका मतलब है मैं अगले 6 महीने तक अपने फ्रंट डोर को ओपन नहीं करने वाला। हाँ देखो तो सही, इन सारी ही चीजों की एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है। सच में मुझे इस कमरे से बाहर गए हुए 2 साल बीत चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं काफी ज्यादा पथेटिक हूँ या फिर कुछ लोग कहेंगे कि मैं काफी ज्यादा ही कमजोर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, मैं इस क्रीपी सी दिखने वाली दुनिया का एक विक्टिम हूँ। तभी हमारा एमसी टीवी ऑन करता है जहाँ पर न्यूज में बताया जाता है ब्रेकिंग न्यूज, फायर अथॉरिटी शॉपिंग एरिया में फायर को बुझाने में लगी हुई है। यहाँ के कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर एक अवेकनर ने यह आग लगाई है, वो भी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने से पहले। अब भाई अवेकन का नाम सुनकर उसके मन में एक सियरन सी दौड़ जाती है, क्योंकि हमारे एमसी का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी अवेकनर के साथ। और बताया जाता है एक दिन अचानक ह्यूमैनिटी में अलग अलग रैंडमली मिस्टीरियस पावर्स अवेकन होने लगी जिन्हें सुपर पावर्स कहा गया। और भाई अगर मान भी लो कि तुम्हारी सुपर पावर्स अवेक भी हो गई तो क्या फायदा, आगे चलकर 24 घंटों बाद तो तुम्हें दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर ही दिया जाएगा और वहाँ दूसरी दुनिया से वापस पृथ्वी पर आने का भी सिर्फ एक ही रास्ता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें तुम्हें मीट करना पड़ता है, तभी जाकर तुम वापस अपनी दुनिया में वापस आ पाते हो। लेकिन क्या अब तुम्हें पता है सिर्फ कुछ ही लोग वापस आ पाते हैं, और इसी वजह से काफी सारे अवेकनर लोग 24 घंटा पूरा होने से पहले ही काफी सारे क्राइम्स करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वे वापस दूसरी दुनिया में चले गए तो किसे ही पता है क्या वे सरवाइव कर भी पाएंगे या फिर वे पृथ्वी पर वापस लौट भी पाएंगे क्या। वे सिर्फ चाहते हैं अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पलों का आनंद उठाना। और यही कुछ 2 साल पहले की बात है जहाँ पर ऐसे ही अपनी जिंदगी के आनंद उठाता हुआ एक अवेकनर आया और काफी बड़ा इंसिडेंट कर गया मेरे सामने, और उस अवेकनर की वजह से मैंने मेरी फैमिली को खो दिया, मेरी टांगे टूट गई, तो मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर मेरे अंदर कभी भी इतना साहस नहीं आया कि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। साहस का भी क्या होगा, मेरी टांग ही टूट गई। जहाँ पर एमसी अभी भी अपनी टांगों की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वैसे भाई कमरे के अंदर 2 साल रहते हुए भी एमसी ने काफी अच्छी बॉडी बना रखी है। अब इस ट्रेनिंग को करते हुए हमारे एमसी के मन में भी सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिरकार मैं इस चीज को कर ही क्यों रहा हूँ जब इसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं। सच में काफी ज्यादा ही बेकार है ये तो। पता नहीं क्यों मुझे बाहर जाने से कुछ ज्यादा ही अजीब सा महसूस होता है। मेरा मन ही नहीं करता बाहर जाने का, काफी डर सा लगता है और कुछ उदासी सी होती है। पता नहीं शायद मेरे अंदर साहस ही नहीं रहा है। क्या चीजें हमेशा इसी तरीके से रहेंगी या फिर इनमें कुछ बदलाव भी आएगा, या फिर कभी भी मैं इस रूम को छोड़कर बाहर भी जा पाऊंगा। लेकिन तभी भाई साहब होता है जादू, जहाँ पर उसके सामने आ जाती है एक सिस्टम विंडो जिसमें लिखाया जाता है डायमेंशनल शिफ्ट डिटेक्टेड हो चुकी है और अक्सर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अब अचानक से सिस्टम विंडो को देखकर एमसी भी चौंक जाता है, ये क्या चीज आ गई सामने से। और बताया जाता है तुमने एक यूनिक स्किल को अवेक किया है। एमसी भी चौंक जाता, कहता क्या रुको रुको, क्या मैं अवेकन हो
रहा हूँ। और बताया जाता है उसकी यूनिक स्किल होती है अवतार। और बताया जाता है क्योंकि अब तुम अवेकन हो चुके हो तो तुम्हें जल्दी ही दूसरी दुनिया में भेजा जाने वाला है और तुम्हारा टाइमर चालू हो जाता है। अब से 24 घंटे बाद तुम्हें दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, कहता है क्या अचानक से ये क्या चल रहा है, क्या मैं सच में? ये जरूर से जोक होगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक और बार सिस्टम विंडो आती है और बताया जाता है अगर तुम टाइम लिमिट के अंदर उस ट्रांसपोर्टेशन फील्ड के अंदर नहीं आए तो तुम्हें घसीट कर यहाँ से ले जाया जाएगा और दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर उसके सामने वह फील्ड भी आ चुकी होती है और वह डर कर उससे दूर भाग रहा होता है। जहाँ पर हमारा एमसी जल्दी जल्दी पैकअप करने लगता है और मन में सोचता है रुको रुको, मैंने कई लोगों से सुना है कि दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आने में 1 साल का टाइम लग जाता है। और रुको, वैसे उस दूसरी दुनिया का टाइम 10 गुना ज्यादा स्लो है। इसका मतलब मुझे उस दूसरी दुनिया से वापस आने में 10 साल लग जाएंगे। क्या मैं इतनी देर तक सरवाइव भी कर पाऊंगा? और हमारे एमसी ने पूरी पैकिंग कर ली होती है। टाइमर में भी लिखाता है कि तुम्हारी टाइम लिमिट 3 रह गई है, मतलब 3 मिनट के अंदर तुम्हें सर्कल में आना होगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। हमारा एमसी भी अपनी चादर बैग पैक कर लिया होता है और पूरी तरीके से एकदम तैयार होता है जाने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी तैयार नहीं होता, क्योंकि भाई ये कैसा बंदा है जो कि 2 साल से अपने कमरे से बाहर नहीं गया, वह दूसरी दुनिया में कैसे ही सरवाइव कर पाएगा? वह एक बार तो जैसे तैसे करके हिम्मत करता है उस सर्कल के अंदर जाने की और ट्रांसपोर्ट होने की, लेकिन नहीं, वह मनी मन कहता है नहीं, ये तो इम्पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास ना ही कोई पावर है ना ही कोई स्किल है। अगर मैं किसी दूसरी दुनिया के अंदर कैसे ही सरवाइव कर पाऊंगा? वेट, 1 मिनट रुको जरा। स्किल स्किल भी तो मिली है मुझे, मेरे पास सुपर पावर्स भी तो हैं। चलो देखिए कौन सी एबिलिटी मिली है मुझे। और जैसा कि हमें पता है कि अवतार नाम की कोई स्किल मिली थी, तो वह भी चिल्लाते हुए कहता है एक्टिवेट अवतार स्किल। और अगले ही पल वह अपने सामने देखता है जहां पर उसके सामने एग्जैक्ट उसकी तरह दिखने वाला एक क्लोन क्रिएट हो चुका होता है, जिसे देखकर वह भी चौंक जाता है। वह कहता है क्या ये मैं हूँ? तभी अचानक से उसके सिर में थोड़ा दर्द होता है और सोचता है मैं अपने 2 चेहरों को देख पा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, मैं तो अपने अवतार की आंखों से भी देख सकता हूँ और अपनी आंखों से देख ही रहा हूँ। रुको रुको, इस अवतार वाली स्किल से यूज करने से मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। इस तरीके से 2 बॉडीज में अलग अलग मूव करना ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। तो इस सिस्टम में बताया जाता है 1 मिनट बचा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सर्कल में एंटर करने के लिए और टाइमर लिमिट भी चालू हो चुकी होती है। और बताया जाता है अगर तुम इस फील्ड में एंटर नहीं किए तो तुम्हें फोर्सफुली यहाँ से ले जाया जाएगा। एमसी भी कहता है आखिरकार चाहिए अवतार ही क्यों ना हो, फिर भी एकदम यूजलेस है। आखिर मेरी पावर्स को इतना यूजलेस ही क्यों होना था? अगर कोई वहां जा पाता मेरी जगह पर। सही है भाई, मेरा अवतार तो है ना। जहां पर एमसी अपने दिमाग को लगाते हुए अपने अवतार को उस फील्ड में भेज देता है। सिस्टम भी उसे कंफर्म कर देता है और कहता है फील्ड में एंटर हो चुके हैं। एमसी अभी भी मनी मन प्रार्थना कर रहा होता है प्लीज ये सक्सेसफुल है, जा हो जा हो जा। और टेलीपोर्टेशन चालू हो चुका होता है और हमारे एमसी का अवतार ही ट्रांसपोर्ट होने लगता है। और तब जाकर हमारे एमसी की जान में जान आती है। वो कहता है चलो ये काम कर गया, ये तो अच्छा है। यह ट्रांसपोर्टेशन फील्ड मेरे और मेरे अवतार के बीच में फर्क नहीं कर पाई। और अगले ही पल वह अवतार दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे एमसी का अवतार एक दूसरे ही वर्ल्ड में आ चुका होता है, जिसे हमारा एमसी अपने घर पर रहकर ही कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि अभी वह अपनी पावर्स को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, वह कहता है रुको, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अपने अवतार को यहाँ पर भेजा था, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? उसकी सिस्टम विंडो में बताया जाता है तुम अपने अर्थ पर वापस जा सकते हो, वो भी सिर्फ कर्मा शॉप से। वापस जाने के लिए तुम्हें एडवेंचर करना होगा, कर्मा पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद ही तुम वापस जा सकते हो। और अभी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 0 कर्मा पॉइंट्स हैं। तभी उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा होने लगता है और वह एक ही पल में अपनी दोनों बॉडीज को कंट्रोल करने लगता है। एक बॉडी जो कि उसका अवतार है, जो कि दूसरी दुनिया में है, और एक उसकी रियल बॉडी जो कि उसके घर पर है। और तब जाकर उसे समझ में आता है कि असल में वह दूसरी दुनिया में आया नहीं है, बल्कि उसका अवतार आया है, लेकिन उसकी आंखों से वह उस दूसरी दुनिया को देख रहा है। और चिल्लाते हुए कहता है मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरे अवतार को डिसमिस कर दो। जहाँ पर अगले ही पल वह अपनी रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है, अपने ही रूम पर, जहाँ पर दूसरे लोगों को सालों साल लग जाते हैं दूसरी दुनिया से अपने वर्ल्ड में आने में, लेकिन हमारा एमसी सिर्फ एक स्किल की बदौलत अपनी वर्ल्ड में वापस आ चुका है। लेकिन इसी सब में अब उसकी भी हालत खराब हो चुकी होती है और वह भागता हुआ जाता है और कमोड में उल्टियाँ करने लगता है। एमसी भी कहता है वेल चलो, ये तो अच्छा हुआ कि मैं ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, मेरा अवतार को समन करो। और उसका अवतार उसके सामने समन भी हो जाता है। एमसी भी कहता है सीरियसली यहाँ पर कोई भी होप नहीं है, आखिर मैं अपने अवतार के इस यूजलेस पावर के साथ कर भी क्या सकता हूँ? अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है और उसमें बताया जाता है तुमने तो सच में एक काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि तुमने खुद से ही बिना कर्मा शॉप का यूज किए वापस अपनी दुनिया में आ चुके हो। तुमने एक स्पेशल रिवॉर्ड को अर्न किया है।
उसे एक स्पेशल स्किल कह लो या कुछ भी कह लो मिलती है, जिसकी अकॉर्डिंग वह दिन में एक बार उस जगह पर जा सकता है जिस जगह पर वह पहले जा चुका है और जिस जगह को उसने पहले देख रखा है अच्छी तरीके से। तो वह वहां पर जब चाहे अपने अवतार को बेच सकता है या खुद भी जा सकता है। और इस अचीवमेंट को हासिल करने के बाद हमारे एमसी को भी काफी सारे कर्मा पॉइंट्स मिलते हैं। और ही भाई इस तरीके से मैं एक ऐसा अवेकनर बन गया जो कि सबसे कम टाइम में अपनी पृथ्वी पर आ पाया। और भाई हम सिस्टम विंडो में देख भी पाते हैं उसका करंट कर्मा बैलेंस लिटरली भाई लिटरली उसका 1.9 मिलियन कर्मा तक पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर एमसी भी मन में सोचता है क्या मुझे सच में इतने सारे कर्मा पॉइंट्स सिर्फ इस वजह से मिल गए क्योंकि मैंने अपने अवतार को डिसमिस कर दिया था। लगभग 10 साल मेहनत करनी पड़ती तब जाकर इतने पॉइंट्स इकट्ठे होते, लेकिन ये तो मुझे एक पल में ही मिल गए। कर्मा पॉइंट्स बेसिकली जब तुम उस वर्ल्ड में कुछ काम करते हो और कुछ तरीकों से इस वर्ल्ड में इम्पैक्ट डालते हो तो उसी हिसाब से तुम्हें कर्मा पॉइंट्स मिलते हैं। और ये पॉइंट्स तुम्हारे अच्छे काम, बुरे काम, किसी को मारना, लेबर करना या फिर ऐसे ही चीज़ों से एक्युमुलेट होते हैं। बेसिकली कर्मा पॉइंट्स का यूज़ तुम अपनी स्किल्स को बेहतर करने, उन्हें अपग्रेड करने में भी कर सकते हो। साथ ही साथ अर्थ पर वापस लौटने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसे देखकर एमसी भी मन सोचता है क्या कहीं ये इस सिस्टम का कोई ग्लिच तो नहीं, कहीं बाद में ये मुझसे यह ना कहें कि इन पॉइंट्स को हमें वापस करो। वैसे भी मैंने कुछ जानबूझकर गलत तो किया नहीं, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है क्योंकि अब मैं अर्थ पर आ चुका हूँ, तो वापस उसी वर्ल्ड में जाना एकदम पॉइंटलेस है। रुको, आखिर इस स्ट्रेंथन स्टेट्स में क्या है जहाँ पर बताया जाता है वह 10,000 पॉइंट्स को लगाकर उसकी रिकवरी को पा सकता है और रिकवरी काफी फास्ट हो जाएगी, जिसे देखकर वह भी मन में सोचता है क्या रिकवरी एनहेंसमेंट, जिस पर वह टच भी करता है। उस पर टच करने के साथ उसके अंदर एक अलग ही रिकवरिंग चालू हो जाती है उसके पैरों के अंदर, जिसे वह भी महसूस कर पाता है और कहता है मैं अपनी टांगों को महसूस कर पा रहा हूँ, मेरी इंजरी क्या ये हील हो रहे हैं। जहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी टांगें सही होने लगती हैं जो कि पहले टूट चुकी थी। और कहता है ये जो मेरी टूटी हुई टांगें थी ये कोई अनकंफर्टेबल चीज ही नहीं थी, बल्कि मेरी फैमिली के साथ मेरा लास्ट फेयरवेल भी था और वह कारण जिस वजह से मैंने अपने आप को इस कमरे के अंदर बंद कर लिया वो भी शायद इन्हीं टांगों की वजह से था। जहाँ पर हम देख पाते हैं वह खड़ा भी हो पा रहा होता है और सिस्टम में बताया जाता है तुम्हारी रिकवरेबिलिटी ने थ्रेशोल्ड को पार कर लिया है। अब तुम्हें दी जाती है एक स्किल सुपर रिकवरी, जहाँ पर रात हो चुकी होती है और हम देख पाते हैं इस टाइम पर वह अपनी लेग ट्रेनिंग को काफी आसानी से कर पा रहा होता है और काफी मजे में भी होता है और मन में सोचता है मैंने अपने जितने भी कर्मा थे उन सभी को अपनी टांगों को हील करने में लगा दिए। और कहता है मैंने अपने टांगों को हील करने में काफी सारे ही कर्मा लगा दिए हैं और मैं सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रांग भी हो चुका हूँ। लेकिन रुको, मेरे पास अभी भी काफी सारे कर्मा बचे हुए हैं, क्या मुझे इन्हें यूज कर लेना चाहिए? जहाँ पर एक और ऑप्शन होता है वह 3 लाख कर्मा में अपनी यूनिक स्किल को स्ट्रेंथन कर सकता है, जिस पर भी वह अपने कर्मा को खर्च कर देता है और सोचता भी है क्या ऐसा करने से क्या मेरी यूनिक स्किल यानी कि मेरी अवतार वाली स्किल स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्या होगा उसमें। जहाँ पर वह अपनी स्किल का यूज भी करता है और एम से अपने अवतार को देखते हुए कहता है चलो अब जाकर यह एक असली इंसान जैसा दिखाई दे रहा है। उसका अवतार भी कहता है तुम भी काफी फिट लग रहे हो, क्या तुमने भी काफी हार्ड वर्क किया नहीं है? जिस पर एमसी कहता है हाँ ये तो मेरे कंसिस्टेंट एफर्ट्स का परिणाम है। और एमसी बताता है जब मैंने अपने अवतार को समन किया तो मेरी कॉन्शियसनेस 2 पार्ट में अपने आप डिवाइड हो गई और यह चीज मुझे अलाउ करती है फ्रीली मूव करने के लिए। तो यूनिक स्किल को स्ट्रेंथन करने की वजह से मुझे एक और नई स्किल मिल चुकी है जिसका नाम है माइंड हब। बेसिकली यह स्किल हमारे एमसी के अवतारों के जितने भी इमोशंस हैं उन सभी को फिल्टर करती है और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उसे ही रिसीव होने देती है, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी अपने ही क्लोन पर अटैक करता है और मन में सोचता है तो इसका मतलब डायमेंशनल ट्रेवल के टाइम पर मुझे दोबारा से वह उल्टियाँ नहीं होंगी और चाहे मेरे अवतार को चोट भी क्यों ना लगे फिर भी मुझे वह दर्द फील नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं अपने इसी रूम में रहते हुए दूसरे वर्ल्ड में भी एडवेंचर कर सकता हूँ और एक गेम की तरह मैं अपने अवतार को कंट्रोल करूंगा दूसरे वर्ल्ड में। और इतना ही नहीं बल्कि अब मेरे पास 3 अवतार हैं, वो भी मेरी तरीके के दिखने वाले। लेकिन रुको, अगर मैं इसी तरीके से स्ट्रॉन्गर होता जाऊंगा क्या सच में मुझे और भी अवतार्स मिलेंगे? लेकिन ये चीजों को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देंगे। मुझे इन अवतार्स को नाम दे देना चाहिए क्योंकि तीनों अवतार्स में हमारी एमसी की कॉन्शियसनेस है तो तीनों ही एक तरीके से सोचने लगते हैं। जहाँ पर एक कहता है मैं इनको हमेशा ही अवतार तो नहीं कह सकता, दूसरा कहता है नहीं मैं नाम भी नहीं रखना जानता अच्छे तरीके से, तीसरा भी सोचता है हाँ नाम कौन सा नाम रखूं। लेकिन तभी हमारा एमसी एक कप पर नाम देखता है हान, जिससे उसे आइडिया आता है और कहता है अब से मैं तुम्हें कहूंगा हान। जहाँ पर उसने अपने एक अवतार का नाम हान रख दिया होता है
जिसकी कॉमन ट्राइट माइंड हब है, सुपर रिकवरी और इंडिविजुअल विशेषता देखी जाए तो एफिनिटी मैजिक के साथ हाई है। और इसकी स्पेशलिटी है कि यह हमारे एमसी का पहला अवतार है, यानी कि वही जो कि शुरुआत में हमारे एमसी ने क्रिएट किया था। और एमसी अपने दूसरे अवतार का नाम रखता है हेंज, जिसकी भी सामान्य विशेषता माइंड हब है और इसके पास भी सुपर रिकवरी है। लेकिन इसके पास इकलौता जो विशेषता है वह ड्यूरेबिलिटी है और इसकी स्पेशलिटी है कि यह हमारे एमसी का दूसरा अवतार है, जिसे देखकर एमसी भी सोच में पड़ जाता है। वह कहता है क्या एक के पास ड्यूरेबिलिटी है तो दूसरे के पास मैजिक एफिनिटी, ये दोनों ही थोड़े अजीब से दिख रहे हैं। तो चलो अब टाइम है बड़े मेन क्वेश्चन का, तो चलो करते हैं। जहाँ पर हमारे एमसी ने एक अवतार यानी कि हेजी को तो अपने कमरे की सफाई पर लगा दिया होता है पूरे 1 साल का कूड़ा बाहर निकालने के लिए, और दूसरा जो अवतार है जो कि हान नाम का है उसे तो बेसिकली दूसरी दुनिया में भेजने वाला है ही। सच में उस कचरे से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है, बेचारे हेंज को तो कूड़ा कचरा साफ करने में लगा दिया होता है। हान भी वहां से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। अब क्योंकि उस हेंज में हमारे एमसी की कॉन्शियसनेस है तो उसे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है बाहर निकलने से, क्योंकि लगभग 2 साल हो चुके हैं हमारे एमसी को घर से बाहर निकले हुए। लेकिन जब वह बाहर आता है तो वह देखता है कि उसे तो कोई एंग्जाइटी फील ही नहीं हो रही, और तब जाकर उसे समझ में आता है कि माइंड हब नाम की वह स्किल सच में काफी अच्छे से काम कर रही है। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा इमोशन फील नहीं हो रहा, और ऐसा महसूस होता है कि हान भी अपने दूसरी दुनिया में सेफली पहुंच चुका है। वहीं हम दूसरी तरफ हान का सीन देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है और रात हो रही होती है। एमसी कहता है यहाँ पर तो पहले से ही रात हो रही है, यह फॉरेस्ट काफी ज्यादा शांतिपूर्ण लग रहा है तो यहाँ पर कोई भी खराब चीज तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं वहीं झाड़ियों में कोई खतरनाक चीज बैठी होती है उसका इंतजार करते हुए, और अगले ही पल उसके सामने आ जाता है एक ब्लैक पैंथर, जिसे देखते हुए वह भी डर जाता है और कहता है क्या सच में इस दुनिया में टेलीपोर्ट होने के तुरंत बाद यही चीज मेरे सामने आनी थी। जहां पर अगले पल वह ब्लैक पैंथर सीधा हमारे एमसी की तरफ झपट्टा मार देता है। अब एमसी के पास भी कोई चारा नहीं होता तो वह भी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर उस ब्लैक पैंथर के सामने कर देता है और उस पैंथर के बाइट अटैक से उस स्वॉर्ड से बचता है। कहता भी ये सच में कितना अनोइंग है ये तो, लेकिन जैसा माइंड हब स्किल से एक्सपेक्ट ही किया था मुझे कोई भी डर महसूस नहीं हो रहा। दूसरे शब्दों में यह सिर्फ मेरे लिए एक गेम खेलने जैसा है जहां पर वह एक मैजिक इन्फ्यूजन की टेक्निक को यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड में मैजिक को इन्फ्यूज करते हुए सीधा उसी ब्लैक पैंथर के ऊपर अटैक करता है और साथ ही साथ उसका काम भी तमाम कर देता है। इसको खत्म करने में उसकी भी हालत खराब हो चुकी होती है, वह थक चुका होता है। और हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड के साथ मैजिक को इन्फ्यूज इसलिए कर पाया क्योंकि इस हान नाम के अवतार के पास है मैजिक एफिनिटी, जिसका यूज करते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड के साथ मैजिक को इन्फ्यूज किया और उस पैंथर को मार डाला। और कहता है फिर भी मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूँ तो ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा टफ रहा है। अगर मैं यहाँ पर रुका तो यहाँ पर और भी मॉन्स्टर आ जाएंगे तो मैं उनसे लड़ने में काफी बड़ी दिक्कत में फंस जाऊंगा। हाँ रुको, देखो वहाँ पर तो एक विलेज है। हमारा हान जब उस विलेज के अंदर जाता है तो उसे वहां पर मिलता है एक ओल्ड मैन जो कहता है वेलकम ट्रेवलर, मेरा नाम है मेलकोलम, मैं इस विलेज का चीफ हूँ। वैसे लड़का ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम इतनी अंधेरी रात में उस फॉरेस्ट से गुजरते हुए आए हो यहाँ पर, काफी ज्यादा इम्प्रेसिव। हान भी कहता है मैं भी क्या करूं, कुछ गड़बड़ हो गई थी और इस बुरी कंडीशन में फंस गया मैं। वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज रात इस विलेज में रुक सकूं? जिस बात को सुनकर ओल्ड मैन कहता है ऑफ कोर्स, हमें तो दूसरे लोगों की मदद करने में काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। जिस पर तो हान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन वह ओल्ड मैन हमारे एमसी को ऑब्जर्व करते हुए कहता है वैसे लड़के तुम्हारे ये जितने गियर्स और कपड़े हैं ये थोड़े अनयूजुअल हैं, क्या कहीं तुम कहीं दूर से आए हो? हान भी कहता है हाँ मुझे काफी लंबा टाइम हो गया, मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और ऐसी ही चीजों को इकट्ठा करता रहता हूँ। जिस पर ओल्ड मैन भी कहता है ओह अच्छा ऐसा है, वैसे ही काफी लंबा टाइम हो गया है जब से हमने किसी ट्रैवलर को इस तरीके से इनवाइट किया है तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कैसा रहेगा कि अगर तुम हमारे शराब खाने में चलो और वहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लो? तो उसकी इतनी कहने की देर थी कि हमारा एमसी भी हाँ कर देता है और वे जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। रात काफी हो गई थी तो वह भी अपने सराय में आ जाता है और अपने बेड पर आकर लौट जाता है और कहता है एक अच्छा रूम और एक अच्छी सी ड्रिंक भी, आखिरकार किस तरीके का ब्लेज है ये। सच में काफी लंबा टाइम हो गया है जब से मैंने इस तरीके से लोगों से अच्छे तरीके से बात की है और घुल मिल कर रहा हूँ। हाँ सच में काफी अच्छा दिन था ये।
जहाँ पर हान तो सो जाता है, लेकिन हम किसी बंदे को देखते हैं जो कि चुपके से उसी के रूम में आ चुका होता है। सीन अर्थ का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी भी मजे से ड्रिंक कर रहा होता है और कहता है हाँ ये तो सच में काफी ज्यादा बेस्ट है। दूसरी तरह हमें इस तरीके से एडवेंचर करना और अपने घर पर रह कर सावर करना, चिकन खाना कितना मजेदार है ये तो। वैसे मुझे हिंज के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। उसके पास ड्यूरेबिलिटी स्किल है जिसके एडवांटेज की खातिर वह तभी से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगा हुआ है। वैसे भी ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, इसे प्रिपेयर कर लिया जाए अभी, क्या पता कब डिप्लॉय करने का टाइम आ जाए इसका और कब कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ जाए। जहाँ पर हिंज भी बेचारा इतना मेहनत करने के बाद आ चुका होता है, जिसे देखकर हमारा एमसी भी कहता है ग्रेट, जितना ज्यादा मेरे डुप्लीकेट्स हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा ही मैं दुनिया को समझ पाऊंगा कि कैसे वर्क करती है ये, और इसी तरीके से दूसरी दुनिया को भी, और मैं इनके कमांडर के तौर पर काफी अच्छा रोल निभाऊंगा। रुको एक पल रुको, आखिर यह अजीब सी फीलिंग क्या है। तभी सिस्टम विंडो आती है जिसमें बताया जाता है तुम्हारा अवतार मर चुका है और तुम्हारे अवतार के ट्राइट और एक्यूमुलेटेड डाटा को रीसेट किया जा रहा है। जिसे देखकर तो एमसी भी मन में चौंक जाता है और कहता है क्या हान मर चुका है। देखते हुए हमारा एमसी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वह कहता है वैसे तो हान विलेज के अंदर था, आखिरकार वह मर कैसे गया? क्या कहीं उस ओल्ड मैन ने तो कुछ नहीं किया या फिर उस ड्रिंक में ही कुछ था? सच में मैं एक अनफेमिलियर प्लेस के अंदर इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? वेट ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपने अवतार के साथ दोबारा से रिकनेक्ट हो रहा हूँ? जहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है उसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर, उसी विलेज का, जहाँ पर उस विलेज का चीफ कहता है मैंने तो सोचा था वह काफी ज्यादा यूजफुल होगा, लेकिन वो तो एकदम यूजलेस निकला। वह मॉन्स्टर्स के फॉरेस्ट से अकेला बाहर निकला था। मैंने सोचा था कि उसके पास जरूर से कोई ना कोई अच्छा टैलेंट जरूर होगा, लेकिन अंत में तो यह सिर्फ एक एलाइट स्केलेटन निकला। जहाँ पर हमारा एमसी अपने अवतार के साथ रिकनेक्ट हो जाता है और अपने हड्डी वाले हाथ को देखते हुए कहता है आखिर यह क्या चीज है? सिस्टम में भी बताया जाता है कि अब तुम एक अनडेड बन चुके हो, तुम्हारे पास स्पेशल स्किल है करप्टेड हार्ट नाम की। स्टेट में दिखाया जाता है कि हमारा हान जिस स्पीसीज से अब आता है वह एक अनडेड है और एक लाइट स्केलेटन में। विशेषता के तौर पर उसके पास माइंड हब की स्किल और सुपर रिकवरी स्किल भी है, और पर्सनल विशेषता के तौर पर उसके पास है मैजिक एफिनिटी। अब भाई सिस्टम विंडो को देखकर तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। वह कहता है क्या मैं एक अनडेड? नोट में बताया जाता है कि यह एक अनडेड में बदल चुका है और माइंड हब इफेक्ट की बदौलत यह पूरी तरीके से करप्ट नहीं हुआ है। जिसे देखकर वह भी चौंका हुआ होता है। वह कहता है यह क्या है और आखिर यह कौन सी जगह है? और जब वह अपने सामने देखता है तो उसकी भी आंखें फटी रह जाती हैं। वह अपने सामने देखता है उसी तरीके के काफी सारे अनडेड्स को और सोचता है आखिर ये चीजें क्या हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने पूरे ही विलेज को एक अनडेड में बदल दिया हो? लेकिन तभी वहां पर एक बंदा एंटर होता है, जिसे देखकर हमारा एमसी भी अपनी पोजीशन में आ जाता है और शांत बह जाता है। उस बंदे को देखते हुए हमारा एमसी भी कहता है क्या यह वही बंदा नहीं है जो कि कल रात उसी शराब खाने में था जहां पर मैं ड्रिंक कर रहा था? वह बंदा भी एंटर करते हुए कहता है आखिरकार मुझे इस दूर दराज के माउंटेन्स में कब तक अटका रहना पड़ेगा? ये तो वही स्केलेटन है ना? और वह बंदा हमारे एमसी के स्केलेटन को काफी घूर घूर कर देखने लगता है। एमसी भी कहता है आखिरकार ये मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहा है? क्या इसने रियलाइज कर लिया कि मैं अभी हिला था? वह बंदा भी कहता है आखिरकार यह चीज यहाँ पर क्या कर रही है? सच में सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। हे स्केलेटन वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। हमारा एमसी मन में सोचता है चाहे मेरे पास करप्टेड हार्ट ही क्यों ना हो, फिर भी मुझे डर सा लगाया था। और वह बंदा जब ऐसे कहता है तो हमारा एमसी का स्केलेटन भी अपने आप हिलने लगता है। जिसे देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है यहाँ पर एक अजीब सी फोर्स लग रही है मेरे ऊपर, जो कि मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध हिला रही है। वैसे तो यह फोर्स काफी ज्यादा ही कमजोर है, जिसे मैं काफी आसानी से ब्रेक भी कर सकता हूँ, लेकिन रुको अभी के लिए ऐसे फॉलो करना ही ठीक रहेगा। और वह बंदा भी कहता है आखिरकार सारी चीजें मुझे हमेशा क्यों चेक करनी पड़ती हैं? वह ओल्ड मैन सच में काफी बेकार है। और वह बंदा भी वहां से चला जाता है। एमसी भी मन में सोचता है आखिरकार जो फोर्स अभी मेरे ऊपर लग रही थी वह पावर मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर से फील हो रही थी। क्या यह वही सेम पावर है जिसे मैं अपनी अनडेड बॉडी को कंट्रोल करने में यूज कर रहा हूँ? यह शायद से मेरी मैजिक एफिनिटी की वजह से हो सकता है और मैं अपनी इस पावर के मैकेनिज्म को भी समझ चुका हूँ, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर मैं इन लोगों को भी कंट्रोल कर पाऊं। जहां पर हम देखते हैं हमारे एमसी को उसी कमरे में रहते हुए एक सप्ताह बीत चुका होता है और वह बताता है चलो अब जाकर इतनी मेहनत करने के बाद मैं एक बंदे को तो कंट्रोल कर पाता हूँ। जहां पर वह एक जोर की सांस भरता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने जो एस्केलेटम बैठा हुआ होता है वह धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है और हमारा एमसी भी सारी चीजों को ऊपर बैठते हुए ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आखिरकार यह किस तरीके से बिहेव करेगा। और अगले ही पल वह स्केलेटन जोर जोर से नाचने लगता है, जिसे देखकर
देखकर तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है। वह कहता है ये क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा अजीब तो है। और एमसी भी मन सोचता है चलो अब जाकर मैं एक अनडेड क्रिएचर को एक टाइम पर तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ और यही इस एलाइट स्केलेटन की लिमिट है। लेकिन तभी हमारे एमसी को किसी की आवाज सुनाई देती है। वह वहाँ होता है एक चूहा जो कि हमारे एमसी के स्केलेटन को ही कुतर रहा होता है, जिसे हमारा एमसी पकड़ लेता है। चलो मैंने इस बेकार के चूहे को तो पकड़ लिया, क्या ये तुम ही नहीं हो जो कि पिछले सप्ताह से मेरे स्केलेटन को स्क्रैच कर रही हो? तुम छोटे तो हो लेकिन काफी ज्यादा तेज भी हो। रुको, छोटा और तेज, यदि यह कोई ह्यूमन नहीं है तो ऐसा ही कुछ है, इसे भी एक ट्राई देना चाहिए। और वह ट्राई देने के लिए उसी चूहे का तो काम तमाम कर देता है और काम तमाम करने के बाद बना देता है उसे एक अनडेड चूहा, जो कि अब काम आने वाला है हमारे एमसी के लिए जासूसी करने में। अपनी इस ट्रिक को काम करता हुआ देख कर एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सच में काम किया ये तो। इस चूहे का नाम होगा अब से अल्फ्रेड। तो जाओ अल्फ्रेड, तुम्हें अपने ऑपरेशन को पूरा करना होगा। जहाँ पर हमारा एमसी अपने मैजिक से साथ उस चूहे को कंट्रोल करता हुआ उसे वहां पर भेजने लगता है, जहाँ पर वह बाहर निकल आता है और देखता है उसी बंदे को जो कि कहता है हे ओल्ड मैन, मैं तुमसे बाद में डील करूंगा, मुझे अभी अपने हाथों से इसे मेक श्योर करना होगा। जिसे देखकर एमसी भी कहता है यह बंदा हमेशा कंप्लेन करता रहता है। वैसे रुको, यह लड़का आखिरकार किस चीज का ध्यान रखने वाला है और इस दूसरी वेयर हाउस में क्या है? क्या इसमें और भी अनडेड है? चलो मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। जहाँ पर वह बंदा ताले को खोलकर दूसरे वेयर हाउस में जाने लगता है और साथ ही साथ वह चूहा भी। अचानक अजीब सी डार्क एनर्जी हमारे एमसी को फील होती है, जिसे देखकर हमारे एमसी भी कहता है आखिरकार ये जगह कैसी है? मेरी स्किल माइंड है वो मेरी इमोशंस को डल कर देती है, लेकिन फिर भी मुझे काफी इंटेंस इमोशन फील हो रहा है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो ये खतरनाक हो सकता है। जिस वजह से हमारे एमसी का चूहा अल्फ्रेड उसके अंदर नहीं जाता और बाहर ही रहता है, जहाँ पर वे बंदा भी बाहर चुका होता है। और निकलने के बाद सामने खड़े बंदे से वे बंदा कहता है आखिरकार अंदर पड़ी हुई वह चीज कब परिपक्व होगी। जब जब भी मैं उसे जाकर विजिट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई साल खो दिए हैं अपनी लाइफ के। जहाँ पर सामने वाला बंदा भी कहता है मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे मास्टर भी तो रोज इसे देखने आते हैं। जहाँ पर पहला बंदा कहता है क्या ये चीज एकदम फनी नहीं है, जहाँ पर पूरा ही विलेज और जितने भी घर हैं वो सारे ही बैरियर्स के साथ प्रोटेक्ट किए गए हैं। आखिरकार कौन ही हिम्मत करेगा यहाँ पर छुप कर आने की? जिनकी बातों सुनकर हमारा एमसी भी मन में सोचता है ओह तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया कि जो तुम्हारी बातों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, और जो चीज हाल ही में मैंने उस वेयर हाउस में देखी है वह जरूर से इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट होगा। आखिर मैं और जानकारी कहां से इकट्ठा कर सकता हूं और विलेज चीफ कहां पर होगा? लेकिन अगले ही पल अल्फ्रेड के ऊपर होता है काफी खतरनाक सा अटैक, और उसी पल हमारे एमसी का कनेक्शन भी टूट जाता है और अल्फ्रेड भी काम तमाम खत्म। और भाई अल्फ्रेड पर करने वाला ये अटैक और कोई नहीं होता है वही विलेज चीफ, जो कि कहता है मुझे तो लगा था कोई खतरनाक बंदा होगा, लेकिन ये तो एक चूहा निकला। जहाँ पर उस चूहे के अंदर हमारे एमसी की कॉन्शियसनेस अभी भी थोड़ी बहुत होती है। वह सोचता है आखिरकार क्या इसने मुझे पकड़ लिया? जहाँ पर वह विलेज चीफ कहता है वैसे क्या ये कोई अनडेड है? मुझे इसे कोई डार्क एनर्जी फील नहीं हो रही, लेकिन इसकी बॉडी तो पूरी तरीके से डार्क एनर्जी से भरी हुई है। क्या यह नेचुरली तौर पर डार्क एनर्जी से फॉर्म हुआ है? यहाँ पर तो फिर एक ही जगह हो सकती है जहाँ पर यह फॉर्म हुआ होगा, और वह जगह पूरी तरीके से डार्क एनर्जी से भरी हुई भी है। जहाँ पर वह चीफ उन लड़कों के पास आते हुए कहता है क्या आज जिफी को वेयर हाउस की ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए था? अचानक से चीफ को वहां देखकर वे दोनों ही लड़के चौंक जाते हैं, कहते हैं कि मास्टर, और ऐसे ही बात करने लगते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी भी कहता है अल्फ्रेड मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ इन कमीने लोगों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। और भाई सबसे अच्छी बात, खुद ने इस चूहे को मारकर अनडेड बनाया था और कह रहा है उनसे बदला लूंगा। क्या ही कहने भाई। जहाँ पर वह बंदा वहां पर दरवाजे को तोड़ते हुए एंटर करता है और कहता है आखिरकार किसने नहीं सोचा था कि एक चूहा वहां पर रेंगते हुए आ जाएगा। आखिरकार एक मामूली से चूहे से इतनी क्या बड़ी गड़बड़ हो गई कि मुझे सजा देने की बात आ गई। सच में ये काफी ज्यादा बुरा है। और फिर वह सभी स्केलेटन्स को कमांड देता है एक लाइन में आने की, लेकिन गुस्से में आकर उन अनडेड्स के पास बढ़ते हुए कहता है तुम इडियट्स सही से खड़े हो जाओ। जहाँ पर वह एक अनडेड के ऊपर मुक्का भी मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और कहता है अरे देखो तुझे यहाँ पर कौन है? एक ऐसा बंदा जो कि पहले मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी अपनी फैमिली को हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा। उस बात को दोबारा से कहना जरा। अरे नहीं, मैंने तो तुम्हारी जुबान को ही काट दिया है। हाँ, इसमें मजा ही नहीं आ रहा। इसके बजाय तो विलेजर्स को एक एक करके हंट डाउन करना काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था।
पर वह अनडेड अभी वहीं पर पड़ा होता है और अगले पल वह अनडेड उस बंदे के पीछे खड़ा हो जाता है। उसे तो अभी भी होश नहीं होता। वह कहता है, हे तुम कमीने, अब अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और दूसरे घर के बच्चे, लेकिन अगले पल वह अनडेड उसके पीछे आ जाता है और सीधा ही उसके गले से बाइट कर लेता है। वह भी अचानक से हुई इस हमले को देखकर एकदम से डर जाता है और कहता है, ये क्या हुआ अचानक से, रुको रुको, मैंने कहा रुको। लेकिन वह अनडेड रुकता ही नहीं। वह भी गुस्से में आ जाता है, अपने स्पेल को कास्ट करते हुए कहता है, तुम कमीने। लेकिन तभी एक और अनडेड पीछे से आकर उसके मुंह को पकड़ लेता है और वह बंदा देखता है वहाँ के जितने भी सारे अनडेड्स होते हैं एक एक करके बेचारे उसी लड़के के ऊपर धावा बोल देते हैं और उसका काम तमाम करने लगते हैं। देखो हमारा एमसी भी पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है, यह तो अभी शुरुआत है मेरे अल्फ्रेड के उस बदले की। जहाँ पर अगले पल सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे एमसी का दूसरा क्लोन जिसका नाम हेंज है, वह हमारे एमसी के ऑर्डर पर वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है और उन गार्ड्स से लड़ने लगता है और कहता है, मुझे पता है मेरा भाई इस विलेज में आया है। लेकिन वे गार्ड्स भी उसे रोकते हुए कहते हैं, हमने कहा तो सही है, वह लड़का यहाँ से कुछ टाइम पहले ही जा चुका है और हम ऐसे ही किसी आउटसाइडर को हमारे विलेज में एंटर नहीं करने दे सकते। वह अवतार हेंज भी कहता है, तो कम से कम मुझे विलेज चीफ से तो मिले दो। अब उस हल्ले गुल्ले को देखकर विलेज चीफ भी वहां पर आते हुए कहता है, आखिरकार कैसा हंगामा चल रहा है यहाँ पर। हे लड़के, मैं हूँ विलेज चीफ, क्या कहना है तुम्हें। और वह हेंज हमारे उसी विलेज चीफ के सामने जाकर कहता है, हेलो विलेज चीफ। विलेज चीफ भी उसे देखकर चौंक जाता है, कहता है, रुको तुम तो। और हेंज भी पूरे जोश के साथ कहता है, मेरा ट्विन ब्रदर यानी कि मेरा जुड़वा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वह इस विलेज में आया था। हाँ तो भाई उन दोनों की शक्ल एकदम सेम थी, जिस वजह से विलेज चीफ भी कंफ्यूज होकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। वहीं हमें अंदर हमारे अनडेड एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो कि मन में सोचता है, बस ये तो काफी अच्छा है कि दो बॉडीज होना, वो भी सेम टाइप की, वो भी इस जैसे टाइम पर, काफी अच्छा है। अब हेंज उस ओल्ड मैन को वहां पर व्यस्त रखेगा और मैं यहाँ पर अपना काम आराम से कर सकता हूँ। जहाँ पर हमारा एमसी चल चल कर दूसरे वेयर हाउस में आ चुका होता है, जहाँ पर उसी किंग का फ्रेगमेंट रखा हुआ होता है और उस फ्रेगमेंट को देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है, तो यही है इमॉर्टल किंग का फ्रेगमेंट। मैं इससे एक काफी खतरनाक पावर को महसूस कर सकता हूँ। क्या यह आसपास के अनडेड से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है? नहीं, यह किसी मिसिंग पार्ट के लिए रेजोनेट कर रहा है। लेकिन ये जितने भी अनडेड्स हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। देखने से ऐसा लगता है कि जिस वेयर हाउस में मैं पहले पढ़ा हुआ था, वे सिर्फ डिफेक्टिव अनडेड्स के लिए थी और असली वाले और पावरफुल अनडेड्स को तो यहाँ पर रखा गया है। सच सिट, ये तो काफी बेकार महसूस होता है। और अगले पल वह उस फ्रेगमेंट को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे अपनी बॉडी में डालते हुए कहता है, अब टाइम आ चुका है कुछ डिफेक्टिव चीजों को यूजफुल बनाने का, और उस फ्रेगमेंट को अपने साथ कंबाइन करने लगता है। जहाँ पर हमारे एमसी ने उस ओल्ड मैन को अभी भी व्यस्त करके रखा हुआ होता है और कहता है, जैसा कि मैंने कहा हम दोनों ट्विंस हैं, इस वजह से मैं बता सकता हूँ कि मेरा दूसरा जुड़वा भाई कहाँ पर है। ओल्ड मैन भी हंसते हुए कहता है, वैसे ही तुम्हारी ये बातें मुझे विश्वास करने के लायक लग नहीं रही, काफी मुश्किल हो रही है इन पर विश्वास करने में। लेकिन अगले पल उसे भी महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर फ्रेगमेंट के साथ कुछ गड़बड़ है, इस लड़के को मार दो। और ऐसा कहते हुए एक अजीब से ही जानवर में बदल कर वहां से जाने लगता है और वे दोनों गार्ड्स भी अपने स्पीयर्स को हमारे एमसी की तरफ तान देते हैं। लेकिन अगले ही पल देखते हैं वहां पर उनके सामने तो कोई होता ही नहीं, वह गायब हो चुका होता है और कहते हैं आखिरकार वह कहां पर चला गया। जब हमारा एमसी उस फ्रेगमेंट के साथ कंबाइन हो रहा होता है तो उसके दिमाग में काफी सारे शब्द चलने लगते हैं। जितना यह वर्ल्ड डेथ से बढ़ता जाएगा उतनी ही तुम्हारी पावर्स भी बढ़ेंगी, तुम और भी स्ट्रॉन्गर बनोगे। मारो मारो, उन सभी को मार दो, सभी को खत्म करना होगा तुम्हें। एमसी सोचता है, मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे माइंड हब स्पेशल टेक्निक की वजह से ये फिल्टर भी हो रहे हैं, फिर भी इनकी इंटेंसिटी तो काफी ज्यादा तेज है। क्या सच में कोई अपनी होश में रहते हुए भी इन्हें हैंडल कर सकता है? और वह काफी जोर की दहाड़ मारता है और वहां पर होता है काफी तगड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट। सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि एंटिटी ने अपनी ग्रोथ की कंडीशंस को मीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा एमसी भी अलग ही स्वैग में निकल कर आ रहा होता है और एंटिटी की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है हमारा एमसी बन चुका है एक डेमी लीच, यानी कि हमारा एमसी एक अलग ही लेवल का एंटिटी बन चुका है। और सिस्टम में भी बताया जाता है तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए इमॉर्टल किंग के फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करना होगा, जो कि 3 है, जिनमें से एक तो तुमने ले लिया है, बाकी 2 बचे हैं। और स्पेशल स्किल के तौर पर इविल विजडम मिली है। इस स्किल की बदौलत वह डार्क मैजिक की हर एक टैलेंट को काफी आसानी से सीख सकता है।
जहाँ पर बियर हाउस के बाहर एक लड़का खड़ा होता है। वह कहता है आखिरकार वह जेफी नाम का कमीना कहाँ चला गया। पहले तो वह उस जॉम्बी रैट को भी नहीं पकड़ पाया और अब उसकी वजह से मेरे ऊपर भी समस्याएं आ गई हैं। जहाँ पर विलेज चीफ अपनी किसी माइंड टेक्निक के साथ चिल्लाते हुए कहता है होयान तुम इडियट। वह भी घबराते हुए कहता है हाँ मास्टर क्या हुआ, यहाँ पर तो कुछ गलत नहीं हुआ। उसका विलेज चीफ भी कहता है शांत रहो और नॉनसेंस करना बंद करो, पहले जाकर उस फ्रेगमेंट को देखो फिर जेफी से भी कांटेक्ट करना। जहाँ पर वह बंदा जेफी को आवाज लगाते हुए कहता है जेफी जल्दी से जाकर फ्रेगमेंट को चेक करो, लेकिन उसे अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो वह फिर से कहता है जेफी क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, लेकिन अगले ही पल उस बंदे को अंदर से कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वह आवाज देते हुए कहता है हे जेफी क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे, क्या हो रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे दिखाई देते हैं काफी सारे अनडेड्स के हाथ। अचानक से इतने सारे अनडेड्स को अपने सामने देखकर वह भी काफी ज्यादा डर जाता है। एमसी भी वहां पर आते हुए कहता है हेलो देयर, आज का मौसम काफी ज्यादा ही शानदार है। अब भाई एक अनडेड यानी कि हमारे एमसी को इस तरीके से बोलता हुआ देखकर वह भी चौंक जाता है। कहता है इम्पॉसिबल, आखिरकार ये बात कैसे कर पा रहा है। और अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए उन्हें दूर हटाने के ट्राई करता है और उसी मैजिक के साथ अटैक भी करता है। लेकिन अगले ही पल वे सारी अनडेड्स उन दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकलने का ट्राई करते हैं और उन्हीं के पीछे आ रहा होता है मेन बॉस यानी कि हमारा एमसी, जो कि कहता है इसने मुझे काफी ज्यादा चोट पहुंचाई कि तुमने मेरी ग्रीटिंग्स को इग्नोर किया, तो अपनी मौत का मजा लो। तभी हम देखते हैं जिस टेक्निक का यूज वह बंदा कर रहा होता है सेम उसी टेक्निक का यूज करते हुए हमारा एमसी भी अपने हाथ में एक ब्लैक फ्लेम को ले आता है और कहता है ये तो इस इविल विजडम का शुक्रिया जिस वजह से मैं किसी भी टेक्निक को देखते हुए काफी आसानी से सीख सकता हूँ। और करता है काफी तगड़ा सा एक्सप्लोजन और फिर सारे ही अनडेड्स को ऑर्डर देता है और कहता है तो सारे ही अनडेड्स इस विलेज में जितने भी लोग हैं वे सारे ही डार्क मेज हैं जो कि बुरे काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे ही ब्लिजर्ड्स को तो पहले ही मार दिया है, तो इन्हें खत्म कर दो, कोई भी बचकर जाने ना पाए। ऑर्डर मिलते के साथ सारे अनडेड्स उन सारे ब्लैक मेजेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। अगले ही पल वह देखता है कि एक अनडेड उसके पाँव में आकर गिर पड़ता है और एमसी भी मन में सोचता है आखिरकार ये क्या चल रहा है। जहाँ पर वह अपने सामने देखता है उसे विलेज चीफ को जो कि डार्क मैजिक का यूज कर रहा होता है और कहता है तुम तो एक इलाइट स्केलेटन बन चुके हो, आखिर तुमने इमोर्टल किंग फ्रेगमेंट के ऊपर अपने हाथ रखने की हिम्मत कैसे की। जहाँ पर वह किसी रिवर्सिंग ओथ नाम की टेक्निक का यूज कर रहा होता है जिसका नाम होता है एल्डर मार्कोल। जहाँ पर स्केलेटन भी कहता है काफी लंबा टाइम हो गया चीफ आपसे मिले हुए, क्या आपको मैं याद हूँ, आपकी वजह से मैंने अपने हार्ट को खो दिया, तो मैंने आपके वेयर हाउस से एक और नया हर्ट वहां से ले लिया है। उसके अंदर उस फ्रेगमेंट को देखते हुए वह चीफ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुम्हारी इस लो लेवल की बॉडी के साथ उस फ्रेगमेंट को मिलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मरो कमीने। जहाँ पर वह यूज करता है फिंगर ऑफ डेथ नाम की टेक्निक को जो कि सीधा हमारे एमसी की तरफ बढ़ रही होती है और हिट होती है हमारे एमसी के हाथ से, जिससे उसका हाथ भी टूट कर दूर जाकर गिरता है। एमसी भी कहता है ओल्ड मैन क्या तुम्हें पता नहीं है कि बात करते टाइम कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए, यह तो एक मामूली सा शिष्टाचार होता है जो कि तुम्हें जानना चाहिए। लेकिन वह ओल्ड मैन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है शट अप, मैंने इस फ्रेगमेंट को मैच्योर करने में अपने सारे रिसोर्सेज को लगा दिया और तुमने इसे ऐसे ही ले लिया। हम किसी भी चीज से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पावर्स को हासिल करने की कगार पर थे और तुमने इन सारी चीजों को बिगाड़ दिया। ये सारी चीजें किसी इलाइट स्केलेटन को डैमेज में बदलने से खत्म नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ पर वह यूज करता है थॉर्न ऑफ डार्कनेस हमारे एमसी के ऊपर। एमसी भी मन में सोचता है ये सारे अटैक्स में हाई लेवल के इंचेंटमेंट को डाल रहा है और कहता है तो क्या हुआ, मैंने तो इसे अच्छे तरीके से काम में लाया है, तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। जहाँ पर ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए कहता है मुझे नहीं पता आखिरकार तुमने यह कैसे किया, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके इसे काफी अच्छी औषधि बनाऊंगा और काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगा। जहाँ पर वह एक और अटैक करता है। एमसी भी कहता है हर बार जब तुम कोई स्पेल यूज करते हो तो आखिरकार उसका नाम क्यों लेते हो, ये तो काफी ज्यादा अनोइंग है। अब टाइम आ चुका है तुम्हारे मरने का, तुम अल्फ्रेड को मारने वाले। चीफ भी कहता है क्या अल्फ्रेड, ये कौन है, क्या तुम इस विलेज के किसी बंदे को पहले से जानते थे, क्या तुम्हारा शुरुआत से ही घुसपैठ करने का ही इरादा था। तभी उसे अपने पीछे से कुछ अटैक आता हुआ दिखाई देता है और कहता है वेट, और शील्ड बनाकर उस अटैक से बचता है और मन में सोचता है यह अभी मैटर नहीं करता, यह डार्क मैजिक को काफी तेजी से अडेप्ट कर रहा है, यही तो असली पावर है फ्रेगमेंट की, मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ओथ ऑफ रूइन। और उस टेक्निक के साथ हम देखते हैं जहाँ पर काफी सारे ब्लैक मेज अनडेड के साथ लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर एक बंदा देखता है एक ब्लैक मेज के अंदर से निकल रही होती है उसकी सोल, और ऐसा ही करते करते काफी सारे ब्लैक मेजेस के अंदर से उनकी सोल निकल कर जाने लगती है और वे सारी सोल्स जाकर एक क्राउन में इकट्ठा हो जाती हैं और इस क्राउन का नाम है क्राउन ऑफ द ब्रोकन वन। जिसे देखकर एमसी भी कहता है नेक्रोमेंसर्स की सोल का यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना कितने गिरे हुए हो तुम। यहाँ पर ओल्ड मैन भी कहता है तुमने अब तक में इन अटैक्स को एंड्योर किया क्योंकि तुम्हारे पास वह फ्रेगमेंट की पावर थी, लेकिन अब इस अटैक को रोक कर दिखाओ। सोल फ्लेम्स टेंटेड बाय डार्कनेस। यहाँ पर वह इस अटैक के साथ हमारे एमसी के ऊपर अटैक
करने ही वाला होता है कि उससे पहले हमारा एमसी ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और वह बंदा वहीं पर गिर पड़ता है। हमारा एमसी भी कहता है वैसे तुम्हारे इन स्पेल्स के नाम को सुनते सुनते मुझे तो नींद ही आने वाली थी, चलो इसे जल्दी खत्म कर देते हैं। एनीवे डार्क मैजिक में तुम्हारे लेसन के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जहाँ पर हमारे एमसी ने उस बंदे की जितने भी अटैक्स थे उन सभी को देखते ही उन सभी को सीख भी लिया होता है और भाई ओल्ड मैन वैसे ही बेहोश हो जाता है कि तो ऐसा नहीं हो सकता, यह तो एकदम पॉइंटलेस है और शायद खत्म ही हो गया है। जहाँ पर हमारा एमसी आसमान की तरफ देखते हुए मन में सोचता है क्या तुम देख रहे हो, मैंने तुम्हारी रिवेंज को पूरा कर लिया है तो आराम से रहना अल्फ्रेड। जहाँ पर आसमान में वह अभी भी अल्फ्रेड को ही देख रहा होता है, मतलब कि भाई खुद ही मारने वाला है और खुद ही रिवेंज लेने वाला है। वहीं उसी वर्ल्ड में हम कहीं दूर एक चर्च को देखते हैं जहाँ पर एक सेंटेस प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, वह जल्दी से भागती हुई जाती है और जाकर विशप से मिलती है। कहती है विशप मार्टिन। विशप भी उसे अचानक अपने सामने देख कर कहता है हे क्या तुमने अपनी प्रेयर्स को पूरा कर लिया। सेंटेस रेस्ता। सेंटेस भी कहती है हाँ वैसे क्या मैं आपको कुछ और जानकारी दे सकती हूँ, मुझे कुछ ऐसे साइंस मिले हैं कि इस पश्चिम में इमोर्टल किंग रिवाइव हुआ है। अब भाई इमोर्टल किंग का नाम सुनकर तो उस बिशप की भी फटने लगती है। वह कहता क्या इमोर्टल किंग, तुमने क्या कहा। मैं समझ गया, मैं जल्दी से जाकर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता हूँ। सेंटेस भी मन में सोचती है इमोर्टल किंग जिसने पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक अलग ही डर का माहौल बैठा दिया और यह सैकड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन अब इसे नहीं होना चाहिए। तो हाँ भाई वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर चैप्टर पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करना ताकि जल्दी से जल्दी चैप्टर आ सके और हाइप पे भी जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।